ready? Are you ready? चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था कार्बोकटाइन के बारे में। कार्बोकटाइन वाले पोर्शन को हमने दो पार्ट में फिनिश किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया था जनरेशन ऑफ कार्बोकटाइन के बारे में। सेकंड पार्ट में हमने बात किया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन के बारे में। साथ में हमने बात किया था रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन के बारे में। हमने क्या बोला था, हमारे पास कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट का 3 तरीका है, शिफ्टिंग, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। और आपके पास एक इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि आपका जो कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट है उसका बेसिक कंडीशन है, आफ्टर ईच स्टेप ऑफ रीअरेंजमेंट द कार्बोकटाइन फॉर्म शुड बी मोर स्टेबल देन द प्रीवियस कार्बोकटाइन। यह आपके पास कॉन्सेप्ट था जिसका हमने बात किया था। अब देखो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। जैसा कि आपको नाम बता रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो जाएगा। देखो इस टॉपिक के अंदर हम कौन से रिएक्शन पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे हाइड्रोहैलोजिनेशन, जिसे हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ HX। यहाँ पे हम पढ़ेंगे हैलोजिनेशन, जिसे हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ X2। यहाँ पे हम पढ़ेंगे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के मेनली 3 तरीके हमारे पास है। सबसे पहला होता है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। दूसरा होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तीसरा आपके पास क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इन तीनों में हमारे पास क्या काम होता है, यहाँ पे हमारे पास एडिशन होता है H2O का। तो आज के लेक्चर में हम इन रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास है हाइड्रोहैलोजिनेशन। देखो जो आपके पास हाइड्रोहैलोजिनेशन होता है ना, इसे आप कह सकते हो एडिशन ऑफ HX। अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है, बहुत ही ध्यान से देखना। यहाँ पे आपके पास एक एल्कीन होता है, इसका रिएक्शन आप करवाते हो HX से। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास एक एल्काइल हैलाइड बनता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन आपके पास कैसे होता है मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मानो यहाँ पे आपके पास एक एल्कीन है, आप यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हो HX से। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा ना हैलोजन एटम का, वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम, क्योंकि आपका हैलोजन एटम हाइड्रोजन एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, यहाँ पे डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव आएगा। जैसे ही हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा ये बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। जैसे ही ये बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को
अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास क्या होगा, CH3 आएगा, CH आएगा, CH2 आएगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हुए, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे आपके पास H आएगा, यहाँ पे X आएगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव। आपको समझ आ रहा है कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, बिहेव करेगा एज न्यूक्लियोफाइल। हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव है, बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसा कुछ होगा। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के हैलोजन के ऊपर आ जाएंगे और ये लीव करेगा X माइनस के फॉर्मेट में, क्योंकि आपका X माइनस होता है गुड लीविंग ग्रुप। मुझे कैसे पता आपका X माइनस गुड लीविंग ग्रुप है? देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी स्पीशी आपका निकलने के बाद स्टेबल बन जाता है वो आपका गुड लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। जब आपका हैलोजन निकलेगा तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो वो X माइनस के फॉर्मेट में निकलेगा, क्योंकि आपका हैलोजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, इसीलिए वो काम करता है गुड लिविंग ग्रुप का। तो ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास कार्बोकटायन बनेगा। अब देखो एक बार आपके पास कार्बोकटायन बनता है, एक बार आपके पास कार्बोकटायन बनता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, एक बार आपके पास कार्बोकटायन बनता है आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपका कार्बोकटायन एक खास प्रॉपर्टी दिखाता है रीअरेंजमेंट का। तो एक बार आपके पास कार्बोकटायन बनता है, आपको चेक करना है क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो आपको चेक करना है रीअरेंजमेंट के लिए, इसका आपके पास 3 रास्ता है, या तो शिफ्टिंग, या तो रिंग एक्सपेंशन, या फिर रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इन सब को करने के बाद जो आपके पास आएगा वो आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन होगा, जो कि इस केस में हमारे पास यही वाला कार्बोकटायन है जो यहाँ पे बना है। देखो ये जो आपका कार्बोकटायन बना है ना, इसमें आपका कोई भी टाइप का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता हम करवा देते, लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई भी टाइप का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन है। तो एक बार आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन बन गया, जो कि हमारे केस में ये है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा देंगे। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन है, X माइनस, उसका यहाँ पे अटैक होगा, एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। देखो रीअरेंजमेंट कराते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका एक बेसिक कंडीशन होता है रीअरेंजमेंट का, आपका एक एसेंशियल कंडीशन होता है रीअरेंजमेंट का, जिसके ऊपर मैंने लास्ट लेक्चर में भी बहुत जोर दिया था कि आफ्टर ईच स्टेप ऑफ रीअरेंजमेंट, आफ्टर ईच स्टेप ऑफ रीअरेंजमेंट द कार्बोकटायन ऑब्टेन शुड बी मोर स्टेबल देन प्रीवियस वन। इसको मैं लिख देता हूँ किससे, येलो से लिखता हूँ, ठीक है। आफ्टर ईच स्टेप ऑफ रीअरेंजमेंट the carbocation obtained should be more stable than previous one। ठीक है, ये बात आपको समझ आई। ये आपका एसेंशियल कंडीशन है रीअरेंजमेंट होने के लिए। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखो, हुआ क्या इफेक्टिवली, अगर आप देखोगे रिएक्शन में हुआ क्या, इफेक्टिवली हमारे पास ये था सबस्ट्रेट, ये था हमारे पास रिएजेंट, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, देखो आपके स्टेबल कार्बोकटायन के ऊपर हैलोजन आके लग गया और दूसरे वाले कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन आके लग गया।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या हुआ, आपके पाई बॉन्ड के ऊपर HX का एडिशन हो गया, आपके पाई बॉन्ड के ऊपर HX का एडिशन हो गया। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई। मुझे एक बात बताओ, इस रिएक्शन में तो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो रहा है, इस रिएक्शन में तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो रहा है। आपको पता है H के ऊपर डेल पॉजिटिव है, हैलोजन के ऊपर डेल नेगेटिव है, तो यहाँ पे तो आपका H के ऊपर डेल पॉजिटिव है, बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोजन के ऊपर डेल नेगेटिव है, बिहेव करेगा एज न्यूक्लियोफाइल। तो इस रिएक्शन में तो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो रहा है, इस रिएक्शन में तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो रहा है, फिर भी हम इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों कहते हैं, हम इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों नहीं कहते? देखो होता क्या है ना, जिस स्टेप में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है और कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है वो आपका स्लो स्टेप होता है, लेकिन जिस स्टेप में आपका न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है वो आपका फास्ट स्टेप होता है। और जो भी आपके रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है जनरली वो आपके रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्लो स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पे क्या होता है ना, द अबव रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्यों कहते हैं? बिकॉज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टेक्स प्लेस इन द स्लो स्टेप। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखो एक और बात क्या है ना, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इट फॉलोज मार्कोवनिकॉफ एडिशन रूल। अब आपने ये नाम काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, मार्कोवनिकॉफ एडिशन रूल। तो ये रूल हमारे पास होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, देखो मैं ना आपको वो वाला मार्कोवनिकॉफ रूल नहीं पढ़ाऊंगा जो आप स्कूल में पढ़ते हो, मैं आपको वो मार्कोवनिकॉफ रूल पढ़ाऊंगा जो आपको जेई में काम आएगा। ठीक है, तो हेडिंग डालो, हम बात करेंगे मार्कोव निकॉफ रूल के बारे में। देखो जेई में जो हमारे पास मार्कोव निकॉफ रूल काम आएगा ना, वो पता है क्या है, वो ये है कि जब भी हम बोलेंगे हमारा एडिशन मार्कोव निकॉफ रूल को फॉलो करता है, जब भी हम बोलेंगे हमारा एडिशन मार्कोव निकॉफ रूल को फॉलो करता है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमेशा स्टेबल कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करेंगे। हम यहाँ पे हमेशा क्या करेंगे, स्टेबल कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करेंगे। हम यहाँ पे स्टेबल कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या आपके पास रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है। अगर आपके पास रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी हम करा देंगे तो हम यहाँ पे स्टेबल कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करेंगे, चेक करेंगे क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पे रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी हुआ हम करा देंगे। रीअरेंजमेंट कराने के बाद जो हमारे पास मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन आएगा उसके ऊपर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा देंगे और इससे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा। बताओ आपको बात समझ आया कि नहीं? मैंने क्या बोला, हमारे मार्कोव निकॉफ रूल का मतलब क्या है कि आपको रिएक्शन में स्टेबल कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करना है, आपको चेक करना है क्या कहीं पे रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है। अगर आपके पास कहीं पर भी रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है तो आपको रीअरेंजमेंट करा देना है। रीअरेंजमेंट कराने के बाद जो आपके पास मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा उसके ऊपर आपको अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कराना है। ऐसा करने से जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि मानो एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके पास एक, मानो आपके पास ऐसा कुछ कंपाउंड अवेलेबल है, इसके ऊपर मैं डाल देता हूँ HBr।
तो आपका अप्रोच क्या होगा? देखो आप यहाँ पे बोलोगे आपका ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, डेल नेगेटिव आएगा, डेल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब देखो होगा क्या, अब की बार देखो हम ना बार बार इतना दिखाएंगे नहीं, कहने का क्या मतलब है समझो। अब ना मैं चाहूँगा आप थोड़ा शॉर्टकट सीखो। देखो एक्चुअली होता क्या है, आपको समझ आ रहा है पहले क्या होता है, पहले आपका पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के ऊपर शिफ्ट करता है और उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव आता है, यहाँ पे पॉजिटिव आता है, उसके बाद जाके आपका नेगेटिव इसको कैच करता है और उसके बाद जाके लीव होता है, ठीक है। तो पहले आपके पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, यहाँ पे नेगेटिव आता है, यहाँ पे पॉजिटिव आता है, उसके बाद जाके अटैक होता है। अब ना हम इतना नहीं करेंगे, अब ना हम डायरेक्टली पाई बॉन्ड का अटैक दिखाएंगे, लेकिन जब जब मैं डायरेक्टली पाई बॉन्ड का अटैक दिखाऊंगा तो आपके मन के किसी कोने में आवाज़ आनी चाहिए कि असलियत में तो यही हो रहा है, असलियत में तो यही हो रहा है, लेकिन मैं बार बार इतना ना दिखाने के लिए उसको डायरेक्टली दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे कहने का क्या मतलब है, ध्यान समझो। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा कह दूंगा कि आपका पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एच को कैच करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के बी आर के ऊपर आएंगे, लीव करेगा बी आर माइनस के फॉर्मेट में, क्योंकि ये गुड लीविंग ग्रुप है। ऐसा मैं डायरेक्टली कर दूंगा, मैं बार बार ऐसा नहीं करूंगा। पहले आपके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग दिखाया, यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया, उसके बाद जाके नेगेटिव ने इसके ऊपर अटैक किया, लीव किया, ऐसे मैं नहीं दिखाने वाला, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे आपके पास कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा, वैसे ही मैंने आपको बताया है। इसका जो एडिशन होता है आपके पास मार्कोव निकोव रूल को फॉलो करता है। आपको क्या करना है, स्टेबल कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन करना है। तो मैं यहाँ पे स्टेबल कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन करूँगा, जो कि आपके पास 2 डिग्री कार्बोकटाइन होगा। ये आपका स्टेबल कार्बोकटाइन है। एक बार आपके पास कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है तो आपको चेक करना है कि क्या आपके पास रिएक्शन में रीअरेंजमेंट अवेलेबल है, क्या आपके पास ये जो कार्बोकटाइन बना है उसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। देखो एक बार आप यहाँ पे स्टेबल कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन कर लेते हो, एक बार आप यहाँ पे स्टेबल कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन कर लेते हो, उसके बाद आपको चेक करना होता है कि जो आपका स्टेबल कार्बोकटाइन बना है क्या उसमें कुछ भी करके कैसे भी रीअरेंजमेंट का कोई भी पॉसिबिलिटी है। अगर आपको उसमें रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी दिख जाए तो आपको रीअरेंज करा देना है और रीअरेंजमेंट के बाद आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन बनाना है। अब देखो यहाँ पे जो आपके पास कंपाउंड है ए साइक्लिक है, तो ए साइक्लिक कंपाउंड में आपका रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं सकता। यहाँ पे आपके पास रीअरेंजमेंट का जो एकमात्र पॉसिबिलिटी है वो क्या है, वो आपके पास है शिफ्टिंग कंसेप्ट। तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 1,2 मिथाइल शिफ्ट, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 1,2 मिथाइल शिफ्ट, तो ऐसा करने से हमारे पास क्या होगा, देखो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ना, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके मिथाइल यहाँ पे अटैक कर देगा। तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या होगा, आपको दिख रहा है 3 डिग्री कार्बोकटाइन बनेगा, जो कि आपके 2 डिग्री कार्बोकटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि हमें पता है कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी का जनरल ऑर्डर होता है 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो आपको समझ आ रहा है ये आपका 3 डिग्री कार्बोकटाइन है जो आपका मोर स्टेबल है। मैंने आपको बोला था रीअरेंजमेंट का एसेंशियल कंडीशन है, आफ्टर ईच स्टेप ऑफ रीअरेंजमेंट द कार्बोकटाइन ऑब्टेन शुड बी मोर स्टेबल देन प्रीवियस वन। अब रीअरेंजमेंट होने के बाद जो आपके पास मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन बना, उसके ऊपर आपको क्या कराना होता है, उसके ऊपर आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना होता है। तो यहाँ पे जो हमारा हैलोजन लीव किया था गुड लिविंग ग्रुप बन के, वही काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, तो इसका अटैक हो जाएगा इसके ऊपर। ऐसा करने से यहाँ पे आपके पास रिएक्शन का प्रोडक्ट आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो CH है, इसके पास 2 मिथाइल है, यहाँ पे कार्बन है, इसके पास भी 2 मिथाइल है, Br माइनस ने अटैक किया है, Br आके लग जाएगा। ये आपके पास रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है। आपको अप्रोच समझ आया, ठीक है। और मुझे एक बात बताना, अगर मैं आपको ये नाम लिख के ना भी पढ़ाता तो भी मेरे ख्याल से आप इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बना लेते, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल होता है हाइड्रो हैलोजिनेशन, आपको पता है मार्कोव निकोव रूल को फॉलो करता है, और ऐसे आप जितने मन चाहे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे मूव करते हैं
एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के तरफ जो हमारे पास हाइड्रो हैलोजिनेशन टॉपिक के अंदर ही आता है, ये हमारे पास होता है खराश इफेक्ट, या फिर इसी का दूसरा नाम हमारे पास है पर ऑक्साइड इफेक्ट। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही ध्यान से समझना। अगर आपके पास नॉर्मली एल्कीन होता है और इसके ऊपर अगर आप डालते हो HBr, तो आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, आपका रिएक्शन कार्बोकटायन इंटरमीडिएट के थ्रू जाता है। सही बात है, ये आपका कार्बोकटायन इंटरमीडिएट के थ्रू जाता है। आप यहाँ पे चेक करते हो क्या आपके पास रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है, अगर होता है करा देते हो। उसके बाद ऐसा करने से आप यहाँ पे एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हो। ये आपका नॉर्मल केस होता है। अब देखो खराश इफेक्ट कब काम करता है, ये आपका केवल तभी काम करता है जब यहाँ पे HBr हो, साथ में एरो के ऊपर पर ऑक्साइड लिखा हो। जैसे कि मानो R2O2, ये आपका एक पर ऑक्साइड है। तो अगर आपके पास एल्कीन है, HBr है, एरो के ऊपर लिखा है पर ऑक्साइड, तो यहाँ पे काम करेगा खराश इफेक्ट। तो यहाँ पे काम करेगा खराश इफेक्ट। उस केस में क्या होता है, आपका यहाँ पे रैडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। मैंने आपको बताया भी था, हेल्पर कंसेप्ट कभी भी आपके पास रिएक्शन में हीट हो, लाइट हो, पर ऑक्साइड हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, रेडिकल इनिशिएटर हो, आपका रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। यहाँ पे पर ऑक्साइड है, आपका रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। और एक इंटरेस्टिंग बात समझो, जो मैंने आपको समझाया था, ये जो आपका रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी होता है, ये आपका कार्बोकटायन का होता है, ये आपका रेडिकल का नहीं होता। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्टली आपका एल्काइल हैलाइड बनेगा। ठीक है, ये जो आपका थीम है ना, इसी को हम कहते हैं खराश इफेक्ट या फिर पर ऑक्साइड इफेक्ट। इसी का नाम होता है खराश इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे होता क्या वो समझो। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपके पास ऐसा कोई एल्कीन होता, इसके ऊपर अगर आप डालते HBr, तो आपका नॉर्मल मार्कोवनिकॉफ एडिशन होता है, जैसे होता है कार्बोकटायन बनता। रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी यहाँ पे है नहीं। क्या होता है, सिंपल स्टेबल कार्बोकटायन पे Br- का अटैक होता, तो स्टेबल कार्बोकटायन पे Br आके लग जाता। ये आपका प्रोडक्ट होता है ना, कि स्टेबल कार्बोकटायन पे Br आके लग गया और दूसरे वाले कार्बन पे हाइड्रोजन आके लग गया। ठीक है, लेकिन देखो अगर आपके पास एल्कीन है, यहाँ पे HBr है, और अगर यहाँ पे एरो के ऊपर लिखा है पर ऑक्साइड, उस केस में पता है प्रोडक्ट क्या बनता है? उस केस में ना यहाँ पे Br आता है और यहाँ पे हाइड्रोजन आता है। अब ऐसा क्यों होता है ये समझेंगे। इसी को बोलते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट या फिर खराश इफेक्ट। इसका रीजन क्या है समझो। देखो ये आपके पास होता है पर ऑक्साइड, ठीक है। अब ये जो आपका परऑक्सी लिंकेज होता है बहुत अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लोन पेयर रिपल्शन काम करता है। बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन ये परऑक्सी लिंकेज कैसा होता है, आपका काफ़ी अनस्टेबल होता है। इस वजह से क्या होता है ना, आसानी से आपके पास इस वाले बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है। और जब भी आपके पास बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होता है, आपके पास फ्री रेडिकल बनता है। तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ से बनेगा RO डॉट और यहाँ से बनेगा RO डॉट। तो आपका यहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। सही बात है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपके पास रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। अब देखो यहाँ पे आपके पास आगे क्या होता है, बहुत ही ध्यान से देखना। ये जो आपका रेडिकल है ना, ये आगे जाके आपका यहाँ पे रिएक्शन करेगा
HBr के साथ, ठीक है। मैंने आपको बोला था कभी भी आपके पास रेडिकल का प्रेजेंस आ जाए, कभी भी आपके पास रेडिकल का प्रेजेंस आ जाए, वो आपका ज़बरदस्ती बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज करा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल के प्रेजेंस में आपके इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हो गया। ऐसा करने से आपके पास यहाँ पे क्या होगा, देखो अल्कोहल बन जाएगा ROH, साथ में Br फ्री रेडिकल बनेगा। ये जो आपका Br फ्री रेडिकल है ये आपका जाएगा किसके पास, ये आपका जाएगा एल्कीन के पास, है ना। अब देखो होगा क्या, वापस सेम कॉन्सेप्ट, रेडिकल के प्रेजेंस में बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा पाई बॉन्ड का। अब देखो जब पाई बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, क्या कि एक बार मैं Br को बीच वाले कार्बन पे जोड़ूं और 1 डिग्री रेडिकल का फॉर्मेशन करूं। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, एक बार मैं Br को कोने वाले कार्बन पे जोड़ूं और 2 डिग्री रेडिकल का फॉर्मेशन करूं। आपको पता है जैसे आपके पास कार्बोकटाइन के स्टेबिलिटी का जनरल ऑर्डर होता है, 3 डिग्री कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकटाइन, वैसे ही हमारे पास ना रेडिकल के स्टेबिलिटी का भी जनरल ऑर्डर होता है कि आपका 3 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री रेडिकल। ये बात आपको समझ आई। तो ऐसे ही आपके पास रेडिकल के स्टेबिलिटी का भी जनरल ऑर्डर होता है। क्योंकि आपके पास रेडिकल के स्टेबिलिटी का भी जनरल ऑर्डर होता है, हम यहाँ पे स्टेबल रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे जो कि आपके पास 2 डिग्री रेडिकल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इस बॉन्ड का होगा होमोलिटिक क्लीवेज, ये जो Br रेडिकल है ना ये आके आपका कोने वाले कार्बन पे जुड़ेगा ताकि आपका स्टेबल रेडिकल का फॉर्मेशन हो पाए, ठीक है। ये आपका स्टेबल रेडिकल का फॉर्मेशन हो पाए। आगे देखो यहाँ पे क्या होगा, ये आपके पास स्टेबल रेडिकल बना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे आपका वापस से यहाँ पे ये आएगा, क्या बोलते हैं, HBr आएगा। रेडिकल को देख के इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। ऐसा करने से क्या होगा, देखो आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और वापस से Br रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और ये आपका चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे कि ये जो Br रेडिकल बना वापस से एक और एल्कीन मॉलिक्यूल को उठाएगा, वापस से ये काम होगा, वापस से ये एक और HBr को उठाएगा, वापस से Br रेडिकल बनेगा, ये चलते रहेगा जब तक या तो एल्कीन ख़त्म ना हो जाए या तो HBr ख़त्म ना हो जाए। समझ आया। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका 1 डिग्री कार्बन पे हैलोजन आके लग गया, लेकिन इसका रीज़न आपके पास है क्योंकि आपका रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन देखो बार बार ना मैकेनिज्म को करना काफ़ी मुश्किल काम है, तो यहाँ पे हम एक स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे। हम क्या बोलेंगे ना कि यहाँ पे हमारे पास एक रूल होता है, जैसे हमारे पास मार्कोव-निकोफ रूल था वैसे आपके पास एंटी मार्कोव-निकोफ रूल होता है, एंटी मार्कोव-निकोफ रूल। अब देखो ये ना आपके पास बस प्रोडक्ट बनाने का शॉर्टकट है। ये क्या बोलता है ना, ये बोलता है इसमें क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑन लेस स्टेबल कार्बोकटायन विदाउट रीअरेंजमेंट। क्या कहा इसने कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो आपका अटैक करेगा लेस स्टेबल कार्बोकटायन पे बिना किसी रीअरेंजमेंट के। ये शॉर्टकट है, ध्यान रखना। असली में तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन
रेडिकल मैकेनिज्म जाता है, लेकिन प्रोडक्ट बनाने का शॉर्टकट क्या है कि हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा लेस स्टेबल कार्बोकटाइन पे विदाउट रीअरेंजमेंट। क्या मतलब हुआ इस बात का? जैसे कि मानो क्वेश्चन में आपके पास एल्कीन गिवन है, ठीक है, एरो के ऊपर लिखा है HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे आपके पास काम करेगा खराश इफेक्ट या फिर पर ऑक्साइड इफेक्ट, और इस इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होगा? यहाँ पे एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन रूल फॉलो होगा। जब भी आपके पास खराश इफेक्ट या फिर पर ऑक्साइड इफेक्ट काम करता है तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है? एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन रूल फॉलो होता है। अब एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन रूल का मतलब क्या है? एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन रूल का मतलब है कि आप एक काम करो, लेस स्टेबल कार्बोकटाइन बनाओ बिना रीअरेंजमेंट के। बिना रीअरेंजमेंट के क्यों? क्योंकि जो आपका रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी होता है वो तो कार्बोकटाइन का होता है, और कार्बोकटाइन तो यहाँ पे बनता ही नहीं है। तो बिना रीअरेंजमेंट के लेस स्टेबल कार्बोकटाइन बनाओ। कि मानो अगर मैं इस पाई बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे कार्बोकटाइन बनाना चाहूँ, दो बनेगा, एक बनेगा 2 डिग्री, एक बनेगा 1 डिग्री, लेकिन लेस स्टेबल कौन सा होगा? 1 डिग्री। तो वो क्या बोलता है कि आप एक काम करो, लेस स्टेबल कार्बोकटाइन बनाओ। मैंने बना लिया, वो आपका हो जाएगा 1 डिग्री कार्बोकटाइन, और जो आपका लेस स्टेबल कार्बोकटाइन है उस पे आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो, जो आपके पास Br माइनस हो जाएगा। अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो मैं प्रोडक्ट क्या बनाऊंगा? मैं ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाऊंगा, और क्या आपको दिख रहा है असलियत में भी मेरे पास ऐसा ही कुछ प्रोडक्ट आया था। तो हम क्या बोलते हैं, इतने लंबे रास्ते से जाने के बजाय यहाँ पे शॉर्टकट लगाओ। तो ये आपके पास शॉर्टकट होता है प्रोडक्ट बनाने का। आपके मन में सवाल आएगा कि भाई साहब ये जो आपके पास है, ये आपके पास केवल HBr के साथ ही क्यों काम करता है? देखो चक्कर क्या है, यहाँ पे आपको पता है HX का मतलब क्या है? HF भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, ठीक है। देखो आपका HF तो बहुत रिएक्टिव होता है, उसको भूल जाओ। मेनली हम यहाँ पे 3 केस की बात करेंगे, HBr, HCl और HI। देखो चक्कर क्या है ना, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ खराश इफेक्ट के बारे में, तो जो आपका खराश इफेक्ट है केवल HBr के साथ ही काम करता है। तो आप बोलोगे आपका खराश इफेक्ट केवल HBr के साथ ही काम क्यों करता है? देखो आपको समझना पड़ेगा इस रिएक्शन के होने के लिए यहाँ पे जो हमारा मेन स्टेप है वो कौन सा है। देखो यहाँ पे आपको समझना होगा इस रिएक्शन के होने के लिए हमारा मेन स्टेप कौन सा है। इस रिएक्शन के होने के लिए हमारा मेन स्टेप ये है, साथ में ये है। ये दोनों हमारे पास रिएक्शन के होने के लिए मेन स्टेप है। होता क्या है ना, जब मैं यहाँ पे HBr का इस्तेमाल करता हूँ तब ये दोनों स्टेप मेरे पास एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं, तो आपका रिएक्शन फेवरेबल हो जाता है, फीजेबल हो जाता है। लेकिन अगर मैं HCl या फिर HI की बात करता हूँ तो इन दोनों में से कोई एक स्टेप आपका एंडोथर्मिक हो जाता है। जब मैं HCl या फिर HI की बात करता हूँ, इन दोनों में से कोई एक स्टेप आपका एंडोथर्मिक हो जाता है। बात समझ आई? तो क्योंकि आपके पास इन दोनों में से कोई एक स्टेप एंडोथर्मिक हो जाता है तो आपका रिएक्शन फीजिबल नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका खराश इफेक्ट है केवल कब काम करेगा? ये आपका केवल तभी काम करेगा जब आपका HBr हो पर ऑक्साइड के साथ, इसके अलावा कुछ भी लिखा हो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपका HCl के साथ काम नहीं करता, ये आपका HF के साथ काम नहीं करता। मैंने आपको रीज़न ओरली बता दिया, नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। तो यहाँ पे जाके आपका हाइड्रो हैलोजनेशन टॉपिक खत्म हुआ, आपको समझ आ गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास सिंपली HX लिखा हो एल्कीन के ऊपर तो आपको पता है मार्कोव निकोव एडिशन रूल फॉलो होगा, स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा। जहाँ पे रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी होगा रीअरेंजमेंट करवा दो, उसके बाद हैलोजन का अटैक करा के या जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल होगा अटैक करा के प्रोडक्ट बना दो। और अगर आपका यहाँ पे HBr साथ में पर ऑक्साइड होगा तो यहाँ पे काम करेगा खराश इफेक्ट। उस केस में शॉर्टकट क्या है कि आप अनस्टेबल कार्बोकटाइन बनाओ बिना रीअरेंजमेंट के, उसमें आप हैलोजन को लगा दो, उसमें आप हैलोजन का अटैक करा दो। असलियत में क्या होता है? असलियत में उस केस में रिएक्शन आपका रेडिकल मैकेनिज्म जाता है, ठीक है। इतना से आपका काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका अगला रिएक्शन है हैलोजिनेशन।
देखो हैलोजिनेशन में आपके पास क्या होता है, बहुत ही ध्यान से देखना। मानो यहाँ पे आपके पास एक एल्कीन है, मान लेते हैं वो साइक्लिक सिस्टम है हमारे पास है, ठीक है। इसका रिएक्शन कराते हैं Br2/CCl4 से, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ब्रोमीन का एंटी एडिशन हो जाता है। एंटी एडिशन का मतलब क्या है, एक बार आपका ब्रोमीन वेज पे आएगा, डैश पे आएगा, एक बार आपका ब्रोमीन डैश पे आएगा और वेज पे आएगा, है ना। अभी देखो दोनों आपका एक ही प्रोडक्ट लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं छोटा सा चेंज करूं, अगर मैं यहाँ पे मिथाइल का ब्रांचिंग कर दूं, तो आपका दोनों प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका मैकेनिज्म क्या होता है, देखो यहाँ पे आपके पास एल्कीन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, देखो Br2 होगा। आपका जो ब्रोमीन एटम पाई बॉन्ड के पास है उसके ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, और जो ब्रोमीन एटम पाई बॉन्ड से दूर है उसके ऊपर डेल नेगेटिव आएगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है, देखो जो आपका पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन रिपेल होके पहले वाले ब्रोमीन एटम से दूर हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये आपका दूसरे वाले ब्रोमीन एटम के करीब आ जाएगा, तो आपके दूसरे वाले ब्रोमीन एटम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, इसके ऊपर डेल नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब जैसे ही ऐसा होगा, आपको पता है क्या होगा, आपका पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन काम करता है न्यूक्लियोफाइल का, Br के ऊपर डेल पॉजिटिव है, काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसा करने से आपके पास क्या होगा, कुछ ऐसे एरो चलेगा, मतलब पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन Br के ऊपर अटैक करेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के इसके ऊपर आ जाएंगे, यहाँ से आपका Br माइनस लीव कर जाएगा गुड लीविंग ग्रुप बन के। और मैंने आपको बताया था ऐसे केस में क्या होता है, नॉन क्लासिकल कटायन बनता है। कैसे बनता है वो मैं आपको कार्बोकटायन के लेक्चर में समझा चुका हूँ। अब देखो एक बार यहाँ पे आपका नॉन क्लासिकल कटायन बनता है, इसको बोलते हैं NCC। ये जो आपका Br माइनस लीव किया था, ये Br माइनस आपका आता है, और ये Br माइनस आके यहाँ पे अटैक करता है, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से इस वाले Br का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, ठीक है। आप बोलोगे भाई साहब जब इस Br एटम के ऊपर पॉजिटिव है तो Br माइनस ने इस पर अटैक क्यों नहीं किया। आपको ऐसा देखने में लग रहा होगा इस वाले Br एटम के ऊपर पॉजिटिव है, इसका मतलब ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, इस वाले Br एटम के ऊपर नेगेटिव है, ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन देखो ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको बोला था फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट, ये जो आपके पास ब्रोमीन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है फॉर्मल चार्ज है, क्योंकि आपका ब्रोमीन एटम नॉर्मली एक बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे दो बॉन्ड बना रहा है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपका फॉर्मल चार्ज है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि जब आप कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को पॉजिटिव चार्ज दोगे वो पागल हो जाएगा और वो सराउंडिंग एटम से तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा, जिस वजह से क्या होगा, सराउंडिंग एटम पे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी और आपका सराउंडिंग एटम काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। तो ये कार्बन आपका काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, ये न्यूक्लियोफाइल है। रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन के 5 बॉन्ड बन नहीं सकते, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से Br के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पे क्या हुआ, आपके ब्रोमीन का एंटी एडिशन हो गया। तो हैलोजनेशन में आपको ध्यान क्या रखना है, आप जो भी हैलोजन यहाँ पे लेते हो उसका एंटी एडिशन हो जाता है। आपको ध्यान क्या रखना है, आप यहाँ पे जो भी हैलोजन लेते हो उसका एंटी एडिशन हो जाता है। अब देखो इस एंटी एडिशन का सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत ही ध्यान से देखना, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। एक मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, सीख लो। देखो शॉर्टकट क्या है ना, जब भी आपके सिस कंपाउंड में एंटी एडिशन होता है तो आपके पास यहाँ पे थ्रियो कंपाउंड बनता है। जब भी आपके ट्रांस कंपाउंड में एंटी एडिशन होता है तो यहाँ पे आपके पास क्या बनता है, एरिथ्रो बनता है। अब देखो शॉर्टकट क्या ध्यान रखना है आपको, थ्रियो का मतलब क्या हो गया, सेम ग्रुप अपोजिट साइड।
एरिथ्रो का मतलब क्या हो गया, सेम ग्रुप सेम साइड। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये आपका हेल्प करेगा जब आपको प्रोडक्ट का फिशर प्रोजेक्शन बनाना हो। तो कैसे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। मानो यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ एल्कीन है, तो अगर आप देखोगे ये आपका सिस एल्कीन है। अगर मैं इसके ऊपर डालता हूँ Br2/CCl4, आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, हमारे एल्कीन में ब्रोमीन का एंटी एडिशन होगा। तो ये सिस कंपाउंड है और एंटी एडिशन होगा। जब हमारे सिस कंपाउंड में एंटी एडिशन होता है तब हमारे पास थ्रियो बनता है, और थ्रियो का मतलब क्या होता है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड। तो यहाँ पे हमें फिशर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंटेशन बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो आपको फिशर का बेसिक फॉर्म पता है ना क्या होता है। आपके फिशर का बेसिक फॉर्म ऐसे होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले दोनों मिथाइल को ऊपर नीचे डाल दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, थ्रियो बनेगा। थ्रियो का मतलब क्या है, सेम ग्रुप अपोजिट साइड। इसका मतलब क्या होगा, ये जो आपका Br है, आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, आपके ब्रोमीन का एडिशन होता है। तो जो आपका दोनों Br एटम लगेगा वो आपका अपोजिट साइड पे लगेगा। तो अगर एक Br एटम यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। देखो आपके पास ये कंपाउंड भी बनेगा, साथ में इसका इमेज भी बनेगा, साथ में इसका इमेज भी बनेगा, ठीक है। अच्छा, आपको कायरल सेंटर देखना आता है, जिस sp3 एटम का चारों ग्रुप अलग हो उसको बोलते हैं कायरल सेंटर, है कि नहीं। जिस sp3 एटम का चारों ग्रुप अलग हो उसको बोलेंगे कायरल सेंटर। देखो इस कार्बन का चारों ग्रुप अलग है, काम करेगा कायरल सेंटर का। इस कार्बन का चारों ग्रुप अलग है, काम करेगा कायरल सेंटर का। इस कार्बन का चारों ग्रुप अलग है, काम करेगा कायरल सेंटर का। इस कार्बन का चारों ग्रुप अलग है, काम करेगा कायरल सेंटर का। देखो आपके पास मॉलिक्यूल में दो दो कायरल सेंटर है, फिर भी कोई भी टाइप का सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ पे भी मॉलिक्यूल में दो दो कायरल सेंटर है, फिर भी कोई भी टाइप का सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब अगर आप देखोगे ये दोनों कंपाउंड आपस में मिरर इमेज है, आपको चेक करना पड़ेगा ये आपस में सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है। जब आप इन दोनों को सुपर इम्पोज करने की कोशिश करोगे, सुपर इम्पोज करने का मतलब क्या होता है, एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड के ऊपर रख के देखना। जब आप इन दोनों को सुपर इम्पोज करने की कोशिश करोगे आपको समझ आएगा ये आपका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। और जब आपका कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है ये आपका पेयर ऑफ इनैंशियोमर होता है। तो ये आपका पेयर ऑफ इनैंशियोमर है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो आपका इनैंशियोमर होता है ना, अगर आपके पास पेयर ऑफ इनैंशियोमर है, ठीक है, तो आपका दोनों प्रोडक्ट बनने का इक्वल पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आपके दोनों प्रोडक्ट बनने का इक्वल पॉसिबिलिटी, मानूंगा दोनों आपका बराबर अमाउंट पे बन रहा है। अगर आपका यहाँ पे दोनों बराबर अमाउंट में बन रहा है, तो जब आपके पास इक्वी मोलर मिक्सचर होता है पेयर ऑफ इनैंशियोमर का, जब आपके पास इक्वी मोलर मिक्सचर होता है पेयर ऑफ इनैंशियोमर का, तो हम बोलते हैं हमारे पास रेसमिक मिक्सचर बना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। ये आपसे पूछता है जेई मेंस में, रेसमिक मिक्सचर बनेगा, ठीक है। बात समझ आई। अब देखो मानो ये हमारे पास ट्रांस है। देखो अगर आपको दिक्कत आता है आइसोमेरिज्म, मेरे चैनल के ऊपर जाओ, वहाँ पे आपको वीडियो दिखेगा ब्रिज कोर्स ऑन कंप्लीट आइसोमेरिज्म, तो आप फिर वहाँ से देख सकते हो। वहाँ मैंने काफ़ी डिटेल में आइसोमेरिज्म कवर करा है, उसको देखो, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा। समझ आया। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास काम करने वाला है ना। और मेरे चैनल का नाम है इजी केमिस्ट्री जेई नीट। आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरे चैनल का लिंक मिल जाना चाहिए। बाय चांस कभी फ्यूचर में हट जाता है तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हो इजी केमिस्ट्री जेई नीट, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर डालूंगा Br2/CCl4, आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे भी आपके पास एंटी एडिशन होगा। अब देखो जब ट्रांस कंपाउंड पे एंटी एडिशन होगा तो देखो यहाँ पे क्या होता है, सुनो, जब आपके पास ट्रांस कंपाउंड पे एंटी एडिशन होता है तब यहाँ पे आपके पास एरिथ्रो प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे आपके पास एरिथ्रो प्रोडक्ट बनता है। अब देखो यहाँ पे हम प्रोडक्ट का फिशर प्रोजेक्शन
रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों मिथाइल को ऊपर नीचे डाल देंगे, ठीक है। अब देखो एरिथ्रो का मतलब क्या है, सेम ग्रुप सेम साइड। इसका मतलब क्या होगा, आपका दोनों Br एटम सेम साइड आएगा। मानो इस साइड आएगा इस कंपाउंड में, इसके इमेज में कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा इस कार्बन का चारों ग्रुप अलग काम करेगा कायरल सेंटर का, इस कार्बन का चारों ग्रुप अलग काम करेगा कायरल सेंटर का, इस कार्बन का चारों ग्रुप अलग काम करेगा कायरल सेंटर का, इस कार्बन का चारों ग्रुप अलग काम करेगा कायरल सेंटर का। जब आपके पास कंपाउंड में एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो फिर भी सिमेट्री आ जाए, जैसे यहाँ पे आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, इस लाइन के अबाउट दोनों हिस्से एक दूसरे का मिरर इमेज है। जब आपके पास कंपाउंड में एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो फिर भी सिमेट्री आ जाए, जैसे यहाँ पे आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, इस लाइन के अबाउट दोनों हिस्सा एक दूसरे का मिरर इमेज है, तो जब आपके पास कंपाउंड में एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो फिर भी आपके पास कंपाउंड में सिमेट्री आ जाए, तब हम इसे बोलते हैं मीज़ो, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली याद भी रख सकते हो कि जब आपका सिस कंपाउंड में एंटी एडिशन होता है तब आपका रेसमिक मिक्सचर बनता है, जब आपका ट्रांस कंपाउंड में एंटी एडिशन हो तब आपका मीज़ो बनता है। लेकिन देखो उस चक्कर में क्या होगा ना, उस चक्कर में फिर आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खाली आपसे ये पूछे कि आपका रेसमिक मिक्सचर बन रहा है या फिर आपका मीज़ो कंपाउंड बन रहा है, ऐसा भी हो सकता है आपसे स्ट्रक्चर पूछे, तो स्ट्रक्चर बनाने में आपको यही वाला कंसेप्ट काम आएगा, ठीक है। आपको पता है ना आपका रेसमिक मिक्सचर भी होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव और आपका मीज़ो कंपाउंड भी होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। देखो ऐसे बहुत सारे टीचर ऐसे याद करवा देते हैं क्या, कि जब ट्रांस कंपाउंड में एंटी एडिशन होगा तो बनेगा मीज़ो, और जब सिस कंपाउंड में एंटी एडिशन होगा तो आपके पास बनेगा रेसमिक मिक्सचर। और इससे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, ऐसे याद कर लो कि टाइम की कार। कुछ सुना है ऐसा? तो ऐसे याद कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा बेटर अप्रोच ये होगा, ठीक है। तो देखो ये आपके पास एक थीम है जो कि आपके पास डायरेक्टली जेईई मेंस में आता है, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा आइसोमेरिज्म का तर्क है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको आइसोमेरिज्म नहीं आता ना, आपको यहाँ पे मेरा एक एक बात बाउंसर गया होगा, आपको हवा ही नहीं लगा होगा मैंने यहाँ पे क्या क्या कह दिया। आपको लगा होगा भाई ये बंदा क्या पढ़ा रहा है, कुछ समझ नहीं आया, इस बंदे को पढ़ा नहीं आता। ऐसा अगर आपको लग रहा है ना भाई, तो मैं आपको बोलूँगा आइसोमेरिज्म का लेक्चर आप देख लो, ब्रिज कोर्स देखो यार, लंबा लेक्चर लेकिन उसके पीछे लॉजिक है यार। देखो आइसोमेरिज्म को क्रैश कोर्स में कराना संभव नहीं, क्योंकि आइसोमेरिज्म में थ्योरी बहुत है यार। देखो मैं बिना तमीज़ वाला काम कराऊंगा नहीं, अगर तमीज़ से आइसोमेरिज्म कराए काफ़ी टाइम लगेगा, उतना टाइम हमारे पास है नहीं, इसीलिए आप ब्रिज कोर्स देख लोगे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपको समझ आ गया। देखो यहाँ पे ना आपके पास एक और थीम भी होता है, सुनो। अगर आपके पास एल्कीन है और आप यहाँ पे डाल दो Br2/H2O, तब ना हल्का कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। सुनो यार, जब आप एल्कीन के ऊपर डालते थे Br2/CCl4, हम क्या बोलते थे, ब्रोमीन का एंटी एडिशन हो जाएगा एल्कीन में, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप यहाँ पे ब्रोमीन के साथ वाटर डालोगे तब आपका कहानी हल्का चेंज होगा। कैसे, देखो ध्यान से। उस केस में ना आपके पास यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा, एक कार्बन पे OH, एक कार्बन पे Br। ऐसा कैसे बनता है, देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपके पास एल्कीन आएगा, वही सेम कहानी यहाँ पे आपके पास Br2 आएगा, आपका जो ब्रोमीन एटम पाई बॉन्ड के पास है उसके ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, जो ब्रोमीन एटम पाई बॉन्ड से दूर है उसके ऊपर डेल नेगेटिव आएगा। लॉजिक क्या है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके दूर भेज देते हैं, जिस वजह से इस वाले ब्रोमीन एटम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है और दूसरे वाले ब्रोमीन एटम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, देखो आपका पाई बॉन्ड इसको कैच करेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। ऐसा करने से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुल के Br के ऊपर आ जाएंगे, ये Br- के फॉर्मेट में लीव कर जाएगा, क्योंकि आपका Br- होता है गुड लीविंग ग्रुप,
ठीक है। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, आपको पता है यहाँ पे आपके पास नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन बनता है। कैसे बनता है मैं आपको समझा चुका हूँ कार्बोकटाइन के लेक्चर में। मैं बोल रहा हूँ अगर आपको मुझसे कुछ भी सीखना है, रिवाइज करना है, सीरीज को स्टार्टिंग से देखो। एक भी लेक्चर अगर आप स्किप करोगे ना, एक भी लेक्चर, अगर आपने एक भी लेक्चर स्किप कर दिया और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो आपकी गलती है। क्योंकि देखो मैं एनसीईआरटी सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं ना बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे जेई मेंस के लिए पढ़ा रहा हूँ और जेई मेंस से हल्का ऊपर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चक्कर क्या है ना, यहाँ पे हम एनसीईआरटी सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे। तो हो सकता है कोई बात मैंने पहले बहुत बार आराम आराम से धीमे धीमे बताई हो, उस बात को मैं अब की बार तेज बोल दूँ, ठीक है। देखो थोड़ा दिक्कत तो आपको आएगा, थोड़ा स्ट्रगल आपके पास रहेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब लेक्चर स्किप किया है या आपका पुराना कॉन्सेप्ट वीक है, उसको दोबारा देखने का ज़रूरत है। ये आपको समझ आ गया है ना। अब देखो यहाँ पे एक बार आपके पास नॉन क्लासिकल कटायन बन जाएगा, तो अब की बार देखो यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल में दो ऑप्शन है, Br- भी है और वाटर भी है। देखो यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट क्या काम करता है कि जो आपका वाटर होता है ना, वो आपका बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है एज कम्पेयर टू Br-। जो आपका वाटर होता है वो आपका बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है एज कम्पेयर टू Br-। तो होगा क्या, देखो ये जो हमारा वाटर है ना, क्या करेगा, देखो वाटर हमारा यहाँ पे अटैक करेगा इसके ऊपर और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से Br के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, यहाँ पे आपका वाटर अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से Br के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट ऐसा कुछ बनेगा। एक बात ना आप डायरेक्टली याद रखो, जब भी आपके पास वाटर अटैक करेगा आपके पास OH आके लगेगा। जब भी आपके पास वाटर अटैक करेगा आपके पास OH आके लगेगा। जब भी आपके पास वाटर अटैक करेगा आपके पास OH आके लगेगा। यहाँ पे वाटर ने अटैक किया आपके पास OH आके लगेगा और यहाँ पे Br आ जाएगा। ये आपको समझ आया। देखो इंटरेस्टिंग बात है, वाटर यहाँ पे अटैक कहाँ पे करेगा। देखो जो आपका नॉर्मल केस था ना हैलोजिनेशन का, जो आपके हैलोजिनेशन का नॉर्मल केस था वो काफ़ी आसान था, क्योंकि उसमें अटैक भी करता था Br- और लगा भी पहले से Br पॉजिटिव होता था। तो कौन कहाँ पे अटैक कर रहा है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे आपका फ़र्क पड़ेगा कि कौन कहाँ पे अटैक कर रहा है। क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने आपको यहाँ पे ऐसा एल्कीन दिया और मैंने यहाँ पे डाल दिया Br2/CCl4। तो आपको पता है यहाँ पे हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपके पास एंटी एडिशन हो जाता है ब्रोमीन का। यहाँ पे आपके पास एंटी एडिशन हो जाता है ब्रोमीन का। तो ऐसा करने से आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको पता है, CH3CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी Br और यहाँ पे भी Br। ये आपका एंटी एडिशन होगा। एंटी एडिशन का मतलब है अपोजिट साइड एडिशन, जिसका मतलब है या तो वेज डैश या तो डैश वेज। लेकिन देखो अगर मैं यही थीम आपसे इसमें पूछता, अगर मैं यहाँ पे Br2/वाटर डाल के आपसे सेम थीम पूछता ना, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो आपका OH है वो आपका कौन से वाले कार्बन पे लगेगा। वो आपका लगेगा बीच वाले कार्बन पे कि कोने वाले कार्बन पे। देखो यहाँ पे क्या होता है, सुनो, ये जो आपका अटैक होता है ना, जब देखो ऐसा आपके पास हो कि 3 मेंबर रिंग हो, यहाँ पे हेटेरो एटम हो, यहाँ पे पॉजिटिव हो ना, उस केस में आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है मोर स्टेबल कार्बोकटायन के ऊपर। कहने का मतलब क्या है, जो आपका OH होगा वो आपका मोर स्टेबल कार्बोकटायन पे लगेगा। इसका मतलब जो आपका 2 डिग्री कार्बन है उसका कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वहाँ पे आके आपका OH लगेगा। इसका मतलब OH यहाँ पे लगेगा और Br यहाँ पे लगेगा। इस बात का आपको आइडिया होना चाहिए। होगा यहाँ पे भी एंटी एडिशन ही ऑफ OH एंड Br। और एंटी एडिशन का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड एडिशन। इसका मतलब आपका वेज डैश बनेगा, आपका डैश वेज बनेगा। बात समझ आया। तो यहाँ पे जाके हमने हाइड्रो हैलोजिनेशन के ऊपर बात की, हमने हैलोजिनेशन के ऊपर बात की। देखो आप टेंशन मत लो,
एक बार मैं रिएक्शंस को कवर कर लेता हूँ, उसके बाद ना मैं चैप्टर वाइज वीडियो बना के ना सभी रिएक्शन को एक साथ रिवाइज भी करा दूंगा, और जो थोड़ा बहुत रिएक्शन रह गया होगा उसको भी करा दूंगा, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लो, बस जो सिखा रहा हूँ जैसे सिखा रहा हूँ सीखते जाओ, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है, मैं चाहता हूँ आपको मैक्सिमम सिखा दूँ, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगला देखो हमारे पास एक टॉपिक है हाइड्रेशन। देखो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है ना, हाइड्रेशन का मतलब बहुत सिंपल होता है। हाइड्रेशन का आपके पास मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखो हाइड्रेशन आपके पास तीन टाइप से होता है। सबसे पहले बात करते हैं एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन के बारे में, है ना। देखो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, अब ये कैसे होगा एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। मानो कुछ ऐसा एग्जाम्पल है आपके पास, यहाँ पे आपके पास एक रिंग है और यहाँ पे ऐसा कुछ एल्कीन है, ठीक है। इसके ऊपर डाला H3O पॉजिटिव या फिर डाला H+ ओवर H2O, इसको बोलेंगे एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आपको समझ आ रहा है, H+ काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, रिएक्शन में एरो चलता है न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल, तो आपको पता है क्या होगा, कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होगा, देख के समझ आ रहा होगा थीम। तो यहाँ पे कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैंने आपको बोला है कि आपका कार्बोकटाइन के पास खास प्रॉपर्टी होता है रीअरेंजमेंट का, कि वो खुद को रीअरेंज करके मोर स्टेबल कार्बोकटाइन में कन्वर्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड कि रीअरेंजमेंट के बाद वाला कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट के पहले वाले कार्बोकटाइन से ज़्यादा स्टेबल हो। मैंने आपको बताया था कभी भी आपके पास रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, वो थीम होता है रिंग एक्सपेंशन का। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है खुल के यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो बॉन्ड पहले आपके पास कार्बन नंबर 2 एंड 6 के बीच में था, वो बॉन्ड अब आपके पास कार्बन नंबर 1 एंड 6 के बीच में आ जाएगा। जो बॉन्ड पहले आपके पास कार्बन नंबर 2 एंड 6 के बीच में था, वो बॉन्ड अब आपके पास कार्बन नंबर 1 एंड 6 के बीच में आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 मेंबर रिंग बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। आपको पता है कार्बन नंबर 2 का नुकसान हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। कार्बन नंबर 1 पे मिथाइल है। अब आपको चेक करना पड़ेगा क्या रीअरेंजमेंट के बाद वाला कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट के पहले वाले कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल है। हाँ जी, यहाँ पे आपके पास 6 मेंबर रिंग है और पहले आपके पास 5 मेंबर रिंग था, तो आपके पास स्टेबिलिटी इंक्रीज किया है। अब क्या ये फर्दर रीअरेंज कर सकता है? हाँ कर सकता है। कैसे? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, तो अगर मैं यहाँ पे करा देता हूँ 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, तो अभी वाला जो आपका कार्बोकटाइन है वो आपका 2 डिग्री कार्बोकटाइन है, लेकिन मुझे यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकटाइन का फील आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, 3 डिग्री कार्बोकटाइन बन जाएगा। ये समझ आ रहा है? यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, 3 डिग्री कार्बोकटाइन बनेगा, जो आपका मोर स्टेबल कार्बोकटाइन होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, मोर स्टेबल कार्बोकटाइन होता है ना। तो ये आपके पास हो गया मोर स्टेबल कार्बोकटाइन। अब देखो तो आपका रीअरेंजमेंट हो जाएगा। एक बार आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन बन गया तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर का अटैक होगा। आप एक चीज देख पा रहे हो, इसमें भी आपके पास मार्कोव-निकोव एडिशन रूल फॉलो होता है। याद करो, हाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन एकदम वैसा ही कॉन्सेप्ट है। पहले कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है स्टेबल कार्बोकटाइन का, उसके बाद चेक करते हैं कि रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है कि नहीं। अगर आपके पास रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी होता है, करवा देते हैं, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन बनाते हैं, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं। फर्क क्या है कि हाइड्रो हैलोजनेशन में आपका न्यूक्लियोफाइल होता है X-, और हाइड्रेशन में एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में आपका न्यूक्लियोफाइल होता है H2O। मैंने शॉर्टकट बताया है, जब भी आपके वाटर का अटैक होता है आपके पास OH आके लग जाता है। तो ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखो बात क्या है ना,
हमारे पास इसके अलावा दो और तरीके भी होते हैं। कौन सा? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैं आपको बता रहा हूँ ना, 97% केस में या 99% केस में आपके पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन या फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के रिएक्शन के मैकेनिज्म का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको खाली इम्पॉर्टेंट बात उसके बारे में पता होना चाहिए जिससे आप प्रोडक्ट बना पाओ। तो मैं आपको वो बात बता दे रहा हूँ, और उस बात को आप मल्टीपल टाइम्स लिखना, मैं आपको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करूँगा, आपको अपने आप याद हो जाएगा, और जे एडवांस में भी आपको उससे काम बन जाता है। तो देखो, पहले आप थीम को पकड़ो। देखो थीम क्या है। थीम आपके पास है एल्कीन से अल्कोहल में जाने का। थीम आपके पास है एल्कीन से अल्कोहल में जाने का तरीका आपके पास हाइड्रेशन है। इसका हमारे पास 3 रास्ता आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहला रास्ता है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। सबसे पहली बात, इसका रिएजेंट क्या होगा? तो इसका आपके पास रिएजेंट क्या होता है? आपने देखा ये होता है H3O पॉजिटिव, ठीक है। अगला बात देखो यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आपके पास मार्कोव निकोफ एडिशन रूल फॉलो होता है, और साथ में यहाँ पे आपके पास रीअरेंजमेंट भी होता है। आप सोच रहे होगे कि ये जो रीअरेंजमेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये तो आपके मार्कोव निकोफ रूल के अंदर ही आता है, तो इसे मैं यहाँ पे अलग से क्यों लिख रहा हूँ? देखो चक्कर क्या है ना, आगे आप देखोगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन में कि वो आपके मार्कोव निकोफ रूल को फॉलो तो करता है, लेकिन उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, क्योंकि उसमें रिएक्शन में आपके पास कार्बोकटायन नहीं बनता, नॉन क्लासिकल कटायन बनता है, ठीक है। तो वैसे तो आपके पास लॉजिकली मार्कोव निकोफ रूल में रीअरेंजमेंट होना चाहिए, लेकिन देखो इस केस में हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में हमारे पास मार्कोव निकोफ एडिशन रूल होता है, साथ में रीअरेंजमेंट होता है, साथ में रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हमारे पास काम करेगा। अगर हमारे पास ऐसा कुछ एल्कीन देते और इसके ऊपर डाल दे H+/H2, हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे मार्कोव निकोफ एडिशन रूल का फॉलो करेंगे, जिसका मतलब होता है स्टेबल कार्बोकटायन बनाओ, और यहाँ पे रीअरेंजमेंट अलाउड है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आपके पास रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे? स्टेबल कार्बोकटायन के ऊपर वाटर का अटैक कराएंगे, तो उसके ऊपर OH आके लग जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखो नंबर 2 पे आपके पास आता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। इसमें देखो आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे आपके पास 2 प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, दूसरा प्रोसेस है डीमर्क्यूरेशन। अगर इसके रिएजेंट के बारे में बात करें, सबसे पहले आपके पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन होगा। इसका रिएजेंट आपके पास क्या होता है? HgOAc होल ट्वाइस। उसके बाद यहाँ पे डीमर्क्यूरेशन होगा। इसका रिएजेंट क्या होता है? NaBH4, ठीक है। ऐसा कुछ आपके पास कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब देखो ये OAc क्या होता है? OAc का मतलब क्या है? देखो इसका आपके पास मतलब क्या है, यहाँ देखो ये Hg है ना, O C डबल बॉन्ड O CH3 O C डबल बॉन्ड O CH3। इसका मतलब क्या समझे? ये जो आपका पोर्शन होता है ना इतना सा, इसका नाम होता है AC, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, सुनो। यहाँ पे आपके पास मार्कोव निकोफ एडिशन रूल फॉलो होता है, लेकिन यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट होता है, क्योंकि असलियत में यहाँ पे मैकेनिज्म में क्या होता है? असलियत में यहाँ पे मैकेनिज्म में क्या होता है? ये आपका नॉन क्लासिकल कटायन बनता है।
ठीक है, तो आपको ये रिएजेंट याद होना चाहिए, इसको देख के आपको पहचानना है। मैकेनिज्म काम का नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिएजेंट याद होना ही ज़रूरी है इस पर्टिकुलर केस में। थर्ड आपके पास होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें भी दो स्टेप है, पहला स्टेप है हाइड्रोबोरेशन, सेकेंड स्टेप है ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ पे आपके पास रिएजेंट क्या होता है, आपका यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होता है हाइड्रोबोरेशन। इसका यहाँ पे रिएजेंट क्या होता है, देखो ये होता है डाइबोरेन, साथ में टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान का इस्तेमाल करते हैं। ये अगर नहीं भी लिखा हो तो काम चल जाएगा। सेकेंड स्टेप होता है ऑक्सीडेशन, इसमें इस्तेमाल करते हैं H2O2 का, साथ में OH माइनस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपका थीम होता है। इसमें क्या होता है प्रोडक्ट बनाने का तरीका, यहाँ पे आपके पास एंटी मार्कोव निकोफ रूल फॉलो होगा, जिसका शॉर्टकट था अनस्टेबल कार्बोकटाइन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना, और यहाँ पे भी आपके पास नो री अरेंजमेंट होगा। ठीक है, ये देखो मैंने आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे कॉन्सेप्ट समझाया है अभी, ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे कॉन्सेप्ट समझाया है अभी। अभी देखो समझते हैं, आपका धीमे धीमे अप्रोच बिल्ड करते हैं। ठीक है, देखो मानो आपके पास यहाँ पे ये एल्कीन गिवन है, एक बार इसके ऊपर डालूंगा H3O पॉजिटिव, थीम हो जाएगा एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन का। आपको पता है यहाँ पे आपके पास क्या होगा, स्टेबल कार्बोकटाइन के ऊपर OH जुड़ेगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा है रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा आपका। अब देखो अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे डालता हूँ HgOAc होल ट्वाइस, और यहाँ पे ना सुनो एक और चीज़, साथ में ना आपको यहाँ पे वाटर भी डालना पड़ेगा, नहीं तो ऐड गया होगा, है ना। तो यहाँ पे साथ में हम लोग को वाटर डालना पड़ता है, और यहाँ पे ना NaBH4 डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल, लेकिन ये मिथेनॉल बहुत बार मिस भी कर देते हैं, आप चाहो तो लिख लो। ठीक है, तो आपको ये थीम देख के पहचानना पड़ेगा, ये आपका OMDM आया है, यहाँ पे मार्कोनिकोफ एडिशन होता है, लेकिन विदाउट रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल कार्बोकटाइन बिना रीअरेंजमेंट के जो आपके पास बनेगा उस पे आपको OH लगा देना है। और थर्ड क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ पे डालूंगा डाइबोरेन, साथ में THF, साथ में H2O2, साथ में OH माइनस, आप बोलोगे ये आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे क्या होगा, देखो शॉर्टकट, यहाँ पे आपके पास एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन होता है, इसका मतलब शॉर्टकट मोड में अनस्टेबल कार्बोकटाइन पे OH जोड़ना है। देखो आपका अनस्टेबल कार्बोकटाइन 1 डिग्री वाला बनता, तो उस पर आपको OH जोड़ देना है, कहानी खत्म, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ठीक है, जब मैं आपको ऐसा कुछ बताऊंगा आप क्या बोलोगे, पहली बात आप बोलोगे ठीक है भाई साहब, यहाँ पे हमारे पास एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट में डिफरेंस समझ आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस समझ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के प्रोडक्ट के बीच का डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है। क्या दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा? दोनों का प्रोडक्ट सेम नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में रीअरेंजमेंट अलाउ होता है, लेकिन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में रीअरेंजमेंट अलाउ नहीं होता है। तो आप बोलोगे फिर इस पर्टिकुलर केस में सेम क्यों आ रहा है? देखो इस पर्टिकुलर केस में सेम आ रहा है क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब मानो अगर मैं थीम को यहाँ पे चेंज करूँ, बहुत ध्यान से देखना, अगर आपके पास ऐसा कुछ एल्कीन है और आप यहाँ पे डाल दोगे HgOAc होल ट्वाइस, साथ में डालोगे वाटर, साथ में डालोगे NaBH4, साथ में डालोगे मेथनॉल, तो ये आपका थीम हो जाएगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का। ठीक है,
आपको पता है यहाँ पे मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है लेकिन विदाउट रीअरेंजमेंट। इसका मतलब बिना रीअरेंजमेंट के जो स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा उस पे आपको OH जोड़ना है, ठीक है। देखो बिना रीअरेंजमेंट के यहाँ पे स्टेबल कार्बोकटाइन कौन सा बनेगा, 2 डिग्री वाला बनेगा, तो उस पे आपको यहाँ पे OH जोड़ देना है, उस पे आपको यहाँ पे OH जोड़ देना है, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी के ऊपर डाल दूँ H3O पॉजिटिव, मतलब कि एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, यहाँ पे आपके पास मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा विथ रीअरेंजमेंट। इसका मतलब स्टेबल कार्बोकटाइन बनाओ, अगर रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंज करा दो। तो यह आपका स्टेबल कार्बोकटाइन बनेगा 2 डिग्री कार्बोकटाइन। उसके बाद आपको पता है यहाँ पे रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी अवेलेबल है, यहाँ पे 1,2 मिथाइल शिफ्ट करेंगे। उसके बाद आपको दिखा चुका हूँ पहले ही इसी वीडियो में कि आपका स्टेबल कार्बोकटाइन रीअरेंजमेंट के बाद 3 डिग्री वाला आता है, उसके ऊपर आपका पानी का अटैक होगा, तो प्रोडक्ट में आपके पास ये बनेगा। आपको दिख रहा है दोनों का प्रोडक्ट अलग अलग आएगा। ठीक है, अब आप ना एक और कॉन्सेप्ट सीखो, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। देखो आपके पास ये एल्कीन है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे डालता हूँ HgOAC होल ट्वाइस, साथ में वाटर, साथ में NaBH4, साथ में मिथेनॉल। एक बार मैं इसके ऊपर डालता हूँ HgOAC होल ट्वाइस, साथ में यहाँ पे डालूंगा अल्कोहल, साथ में डालूंगा NaBH4, साथ में डालूंगा मिथेनॉल। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, सुनना ध्यान से। कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो आप बोलोगे ये भी थीम आपका ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का है, ये भी थीम आपका ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का है, दोनों में फ़र्क क्या है। ये जो मैंने आपका ऊपर वाला केस लिया है इसमें आपका न्यूक्लियोफाइल वाटर है, तो यहाँ पे अटैक के बाद OH जुड़ेगा। ये जो आपका नीचे वाला केस लिया है इसमें आपका न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल है, तो अटैक के बाद OR जुड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल कार्बोकटाइन विदाउट रीअरेंजमेंट बनाएंगे, उस पर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे, तो ये स्टेबल कार्बोकटाइन है आपका विदाउट रीअरेंजमेंट। इस पर अगर आप पानी का अटैक कराओगे तो पता है पानी के अटैक से OH जुड़ेगा। यहाँ पे भी देखो आपका स्टेबल कार्बोकटाइन विदाउट रीअरेंजमेंट सेम है, लेकिन देखो यहाँ पे जब आप अल्कोहल का अटैक कराओगे यहाँ पे आपके पास OR आके जुड़ेगा। और आपको पता है इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ऊपर वाले रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और नीचे वाले रिएक्शन का नाम हो जाता है एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। समझे आप। ऐसे देखो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम दिखाना चाहता हूँ। ये मानो आपके पास एल्कीन है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे डालता हूँ B2H6, साथ में THF, साथ में H2O2, साथ में OH माइनस। एक बार मैं यहाँ पे डालता हूँ B2D6, साथ में THF, साथ में H2O2, साथ में OH माइनस। एक बार डालता हूँ B2H6, साथ में THF, साथ में यहाँ पे डालूंगा D2O2, साथ में डालूंगा OD माइनस। देखो कॉन्सेप्ट क्या है ना, आपको दिख रहा है तीनों ही आपके पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का थीम है, जहाँ पे आपके पास एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है विदाउट रीअरेंजमेंट। तो आपको पता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन का शॉर्टकट क्या है, अनस्टेबल कार्बोकटाइन पे या फिर लेस स्टेबल कार्बोकटाइन पे आपको क्या करना है, OH जोड़ देना है, ठीक है। इसका मतलब 1 डिग्री कार्बन पे OH जुड़ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है ना, देखो शॉर्टकट मोड में याद रखना, ये जो आपका डाइबोरेन होता है ना B2H6, ये आपका हाइड्रोजन सप्लाई करता है, और ये जो आपका H2O2 होता है ये आपका OH सप्लाई करता है। तो यहाँ पे B2H6 है, इसका मतलब हाइड्रोजन आएगा, H2O2 है, इसका मतलब OH आएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो आपको पता है 1 डिग्री कार्बन पे OH जोड़ना है बिकॉज एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन का थीम है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास OH और यहाँ पे आ जाएगा H, ये आपका सिंपल एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया।
अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, बहुत ही ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला, जो आपका B2H6 है ये आपका हाइड्रोजन सप्लाई करता है, जो आपका H2O2 OH माइनस है ये आपका OH सप्लाई करता है। देखो यहाँ पे आपके पास B2H6 के जगह पे B2D6 है, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन के जगह पे ड्यूटेरियम सप्लाई होगा। यहाँ पे H2O2 OH माइनस है, इसका मतलब OH सप्लाई होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बहुत ध्यान से देखना। आपको पता है कि एंटी मार्कोनिकोव एडिशन है, तो 1 डिग्री पे लगेगा OH और 2 डिग्री पे लगेगा हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के जगह पे आपके पास ड्यूटेरियम अवेलेबल है, तो यहाँ पे ड्यूटेरियम आके लग जाएगा। सिमिलरली देखो यहाँ पे B2H6 से सप्लाई करेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे D2O2 सप्लाई करेगा ड्यूटेरियम। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, आपको पता है एंटी मार्कोनिकोव एडिशन का थीम है, तो 1 डिग्री पे आके लगता है OH, लेकिन यहाँ पे OH के जगह पे OD अवेलेबल है, तो यहाँ पे आपका OD आके लग जाएगा। और आपका 2 डिग्री पे लगेगा हाइड्रोजन, तो आपका 2 डिग्री पे हाइड्रोजन आके लग जाएगा। इस थीम का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कभी मौका बना तो आगे बता दूंगा, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। जिसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट था मैंने कवर कर लिया। देखो हो सकता है आपको इस लेक्चर में काफ़ी डिफिकल्टी आया हो, अगर आया है तो टेंशन मत लो, धीमे धीमे वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर पॉसिबल लेक्चर को रिपीट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। अब देखो, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप एक काम करिएगा, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, इजी केमिस्ट्री JNET, आपको चैनल मिल जाएगा मेरा। हम अपने चैनल पे 5K सब्सक्राइबर्स हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप जल्दी करा दोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।